वर्तमान समय में देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ही विराजमान है। और गुरु अक्सर जब भी आप देखते हैं अपना जब राशि परिवर्तन करते हैं तो कम से कम 12 या फिर 13 महीने का अंतराल के बाद ही वह अपनी अगली राशि में चले जाते हैं। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो गुरु जो है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दो नहीं बल्कि 3 प्रकार की चालों को अपनाया हुआ है। कभी वह मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, कभी वह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और इस बार तो देव गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु जब भी अतिचारी होते हैं तो अतिचारी होने का मतलब यह होता है कि देव गुरु बृहस्पति अपनी सामान्य चाल या वक्री चाल से भी बहुत अधिक स्पीड में वह चल रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति देखा जाए तो सबसे बड़े विस्तृत ग्रह और भारी ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी कोई भी भारी ग्रह अपनी सामान्य स्पीड से बहुत अधिक स्पीड में चलता है तो उथल पुथल होती ही है। अक्सर अभी आप देख रहे होंगे कई जगह पर बहुत अधिक बारिश हो रही है, कई जगह पर आपको भूकंप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना ज़्यादा है और गुरु का वजन इतना ज़्यादा है जिसके कारण आपको पृथ्वी में हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको ये भूकंप की अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर उन राशियों का प्रभाव, मिथुन राशि का प्रभाव या उन नक्षत्रों का प्रभाव अवश्य पड़ रहा है, जिस कारण से वहाँ पर इस प्रकार की भूकंप की हलचलें आपको दिखाई दे रही है। तो देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के चल रहे हैं। इस समय देखा जाए तो वह मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी अगर आप देखेंगे, क्योंकि 14 मई के दिन ही उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था, वह वृष को छोड़ के मिथुन राशि में आ गए थे। तो मई से लेकर के अब क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो 18 अक्टूबर अर्थात धनतेरस का जिस दिन है उसी दिन देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मई को उन्होंने परिवर्तन किया था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, तो कम से कम 5-5.5 महीने के अंतराल में ही वह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब भी देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो कई लोगों के ऊपर या कई राशियों के ऊपर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है, कईयों पे अशुभ पड़ता है। लेकिन हालांकि अगर इस बार देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि कर्क राशि में अपना पदार्पण करने जा रहे हैं। वह इस गोचर के दौरान कुछ राजयोगों का भी निर्माण करेंगे और साथ में जिसका जो भी प्रभाव है, जो भी राजयोग बनेंगे उनका शुभ या अशुभ प्रभाव जितनी भी 12 राशियां हैं, जितने भी 27 नक्षत्र हैं, उन सभी जातकों के ऊपर पड़ने वाला है। तो मिथुन राशि में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कभी वक्री चल रहे हैं, कभी मार्गी चल रहे हैं, तो इस वक्त वो अपनी अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। मिथुन राशि के अंतर्गत गुरु 3 नक्षत्रों का भोग करेंगे और प्रत्येक नक्षत्र के जो 4-4 चरण होते हैं उन चारों चरणों का भोग करते हुए वह जो है इस वक्त 18 अक्टूबर के दिन में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क में वह चले जाएंगे। मिथुन राशि में अगर आप देखेंगे तो मृगशीर्ष नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण आता है, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। जो आद्रा नक्षत्र है वह राहु का नक्षत्र है, मृगशीर्ष नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और उसके बाद जो है पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उसमें वह पहला, दूसरा और तीसरे चरण का भोग करेंगे और उसके बाद जो है वह कर्क राशि के चतुर्थ चरण में चले जाएंगे और फिर चतुर्थ चरण के पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का भोग करेंगे वहाँ पर। तो लेकिन क्योंकि 18 अक्टूबर को जो है 2025 के दिन वह 9:39 पर शाम के रात्रि का समय उस समय चल रहा होगा, अतिचारी अवस्था में वह कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। और उसके पश्चात जब दिसंबर का महीना होगा यानी 5 दिसंबर के दिन शुक्रवार का दिन है, उस समय 3:38 यानी ये भी जो है आप कह सकते हैं कि दोपहर के आसपास का जो समय होगा उस समय वह पुनः वापस अतिचारी अवस्था में वापस जो है यह मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वह अपना गोचर करेंगे। लेकिन जब भी वह अतिचारी होकर के जाएंगे तो उस समय मिथुन राशि में रहते हुए वह 13 अगस्त को गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। उस समय बुधवार का दिन था, तो 5:55 के आसपास देव गुरु बृहस्पति ने पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में उन्होंने प्रवेश किया था। इस वक्त देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में ही विराजमान है और उसी में अपना गोचर कर रहे हैं। अभी तक जब भी वह चरणों का भोग करते हैं तो उसके अनुसार जो है फलों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो 18 अक्टूबर के दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह उच्च राशि में कर्क राशि में जा रहे हैं, तो उस
उस समय वह पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का भोग करेंगे। और उसी के अनुसार आप अगर देखेंगे तो 5 दिसंबर के समय वह पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन राशि में ही वापस चले जाएंगे, लेकिन वहां पर वह फिर से पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण का भोग करेंगे। तो इस प्रकार से वह अपना जो है ये जो 2 से ढाई महीने का जो समय है वह उच्च राशि में बिताने वाले हैं। तो जिसके कारण देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को इसका अच्छा और शुभ फल भी प्रदान होने वाला है, क्योंकि जब भी गुरु अतिचारी होंगे तो अतिचारी होकर के ही वह अपनी उच्च राशि जो है कर्क राशि में जा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर उनको उच्च की अवस्था तो प्राप्त होगी ही, साथ में वह राजहंस योग का भी एक निर्माण करने वाले हैं। कर्क राशि में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को रात के 10:10 पर फिर से वह पुनः वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के वह 5 दिसंबर 2025 के दिन शाम के समय यानी 5:25 के आसपास मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। तो कर्क राशि में वह गुरु 11 नवंबर को वक्री होने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको ब्यौरा दिया है ये कब वक्री होंगे, कब अतिचारी होंगे, कब मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, धन का, विवाह इत्यादि का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में से यह एक अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कही गई है, गुरु जिस भी स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि अवश्य करते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टियां होती हैं वह अत्यंत अमृतमय शुभ दृष्टियां मानी जाती हैं। फिर चाहे वह अपने शत्रु के ऊपर ही दृष्टि क्यों ना डाल रहे हों, तब भी वहां पर वह शुभ फल देना ही जो है शुरू कर देता है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति जहाँ जहाँ अपनी दृष्टियां डालेंगे उसके अनुसार आपके उन भावों से संबंधित शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। देवगुरु क्योंकि एक शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, तो देवगुरु का जो अपनी उच्च राशि कर्क में जो गोचर वो करने वाले हैं 18 अक्टूबर के दिन, तो वहां पर वह सभी 12 राशियों और 27 नक्षत्र के जातकों को शुभ फल भी प्रदान करेंगे, अशुभ फल भी प्रदान करेंगे। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो है राशि के अनुसार जो भी देवगुरु बृहस्पति आपको फल देने वाले हैं अवश्य आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जो है देवगुरु बृहस्पति क्या फल देने वाले हैं उसकी जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किन किन राशियों को पारिवारिक जीवन में खुशियां प्रदान करने वाले हैं, किन जातकों के करियर में सफलता प्राप्त होगी, किसको उन्नति मिलने वाली है, कौन तरक्की के रास्ते की सीढ़ियां चढ़ने वाला है, किसको लाभ के सुनहरे अवसर प्रदान होने वाले हैं, किसको सुनहरा मौका मिलेगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो कौन से लोगों का विवाह होने वाला है, जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हुई है तो कौन से राशि के जातकों के यहाँ इस साल संतान उत्पत्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर देवगुरु बृहस्पति का जो 2.5 से 3 महीने का जो गोचर है यह नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी 12 राशि और 27 नक्षत्र के जातकों के लिए किस प्रकार का समय रहने वाला है, कौन से लोग भाग्यशाली रहने वाले हैं, किनको उन्नति और तरक्की के अवसर मिलने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। परिवर्तन है वो 18 अक्टूबर के दिन हो रहा है और उस दिन धन त्रयोदशी का दिन है। तो धन त्रयोदशी क्योंकि दीपावली का समय आ रहा है, तो पंच पर्वीय दीपावली का जो त्योहार आप मनाने वाले हैं, इस त्योहार की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस वक्त मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में भ्रमण कर रही हैं और 18 अक्टूबर के दिन वह अपनी उच्च राशि कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र में ही वह चौथे चरण का भोग करेंगे। तो कर्क राशि में जो पुनर्वसु नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण आता है, बाकी 3 चरण मिथुन राशि में ही होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे पुष्य नक्षत्र आता है। तो इस प्रकार से जो है सिर्फ यह पुनर्वसु नक्षत्र के चरणों का ही भोग करने वाले हैं।
तो जब देव गुरु बृहस्पति वहाँ पर नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जब वह पुनर्वसु नक्षत्र में भोग कर रहे होंगे, तो क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का स्वयं का ही नक्षत्र होता है, तो आखिर जितने भी लोगों का नक्षत्र के अनुसार जो भी मैं फल बताने वाली हूँ, इन फलों को बहुत ही अधिक सूक्ष्म विश्लेषण मान करके इनको अपनाइए जरूर, क्योंकि 2 से 2.5 महीने या 2.5 से 3 महीने तक जो है ये गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र और अपने कर्क राशि में रहने वाले हैं, तो उच्च की अवस्था है। तो ये जो पीरियड होगा ये बहुत अच्छा गोल्डन जुबली पीरियड आप इस समय को कह सकते हैं। तो ये 2.5 से 3 महीने में आप बहुत कुछ चीज़ों की प्राप्ति करने वाले हैं। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो में जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा कई बार देखती हूँ इतने सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ये जो वीडियो है ये अन्य लोगों तक पहुँचेगा, और अगर आप उसमें कमेंट्स करेंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करिए, बुरी लगी है या फिर कुछ आपको खामियां लगती हैं तो उससे संबंधित भी आप जो है कमेंट्स अवश्य करिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, और क्योंकि दिवाली आने वाली है, 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का दिन है, तो मेरी ओर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं राशि के अनुसार मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि कौन से राशियों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं जो 2.5 से 3 महीने तक कर्क राशि में रहेंगे तो क्या फल देने वाले हैं। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं, वृश्चिक और कन्या राशि के अगर आप जातक हैं, तो आप लोगों के लिए कर्क राशि में रहते हुए देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है। ये राशि के अनुसार है और आप सभी को इसका विशेष लाभ भी प्राप्त होने वाला है। तो कोशिश करिए 2.5 महीने तक का जो या 3 महीने का जो समय है इसको आप यूटिलाइज करिए। उसके बाद जो भी वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आप लोगों के लिए भी अगर राशि के अनुसार देखा जाए तो यह मध्यम शुभ फल देने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो 2 से 2.5 महीने का समय है इसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं राशि के अनुसार। और उसके बाद जो भी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जितने भी जातक हैं उन लोगों के लिए जो कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति जाएंगे, तो आप लोगों के लिए इस दौरान थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपके लिए उतना अच्छा ये गोचर जो है उतना शुभ या प्रभावशाली नहीं रहने वाला है। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी 12 राशियां हैं, जिन लोगों के लिए राशि के अनुसार शुभ बैठ रहा है, नक्षत्र सिद्धांत का एक नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। जब भी आप किसी भी ग्रह का कोई भी गोचर देखते हैं तो आप राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार जरूर गोचर को देखा करिए, क्योंकि नक्षत्र सूक्ष्म विश्लेषण होता है। आपका जिस भी राशि में जन्म हुआ है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, तो कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो मैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आपको फल बता रही हूँ, तो राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार अगर दोनों में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि 100% ये जो उच्च का गुरु जो है आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। लेकिन अगर राशि के अनुसार शुभ है लेकिन नक्षत्र के अनुसार शुभ नहीं है, तो यहाँ पर मीडियम फल आपको मिलने वाला है। या फिर नक्षत्र के अनुसार शुभ है, राशि के अनुसार शुभ नहीं है, तब भी आपको मीडियम फल ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर नक्षत्र के अनुसार अगर शुभ नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा मैं कहूँगी कि आपको समझना चाहिए अगर राशि के अनुसार शुभ दिखा भी रहा है। लेकिन जब अंत में आपको ना तो राशि के अनुसार और ना ही नक्षत्र के अनुसार दोनों ही तरफ से आपके लिए अशुभ बैठ रहा है ये गोचर, तो आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए। खासकर आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो गुरु है वो कौन से भाव में, कौन सी राशि में आके बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ करके कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है या मित्र ग्रह, दुश्मन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब एनालाइज भी आपको करना होगा। क्योंकि गोचर का फल है तो गोचर का कुछ ना कुछ, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर बहुत अधिक बुरा फल मिल रहा है तो आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। गुरु हो या फिर कोई भी दीर्घकालीन बड़ा ग्रह हो, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी कोई दीर्घकालीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने लगता है, राशि के वो जिस भी नक्षत्र के जिस भी चरण में वो जाने वाला होता है, हमेशा याद रखिए
अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह शुभ है, शुभ भाव में, शुभ नक्षत्र में आके बैठा है, तो कहीं ना कहीं यही गुरु आपके लिए जब भी आएंगे, गोचर करने वाले होंगे, तो हमेशा ये आपको 1 महीना पहले ही अपने आने का, आगमन का शुभ या अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो अगर आपके लिए 1 महीने पहले ही कुछ ना कुछ शुभ चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ नौकरी में कुछ बदलाव होने वाले हैं, कोई अच्छी खुशखबरियां आपको पहले से ही पता है, यानी अभी अक्टूबर है तो सितंबर के महीने से ही आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलना या अच्छी तरक्की या कुछ भी शुभ चीज़ें अगर आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि उच्च राशि में जो देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, तो ये जो 2.5 से 3 महीने का जो गोचर रहेगा आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे सितंबर महीने के में ही से ही अगर आपको अक्टूबर तक का जो भी समय आने वाला है, 1 महीने तक का जो समय है, अगर इस बीच में अगर आपको कुछ ना कुछ अशुभ चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, कुछ परेशानियां घटित हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कुछ फालतू की चीज़ों में आप परेशानियों में फंस गए हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हुई क्यों ना हो, धन से जुड़ी हुई क्यों ना हो, अगर इस प्रकार की परेशानियां आपके साथ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गुरु का ये जो परिवर्तन होने वाला है फिर आपके लिए उतना शुभ नहीं है। तो हर ग्रह के लिए जो भी दीर्घकालीन ग्रह है, चाहे वह राहु केतु हो, चाहे वह गुरु हो, चाहे फिर वह शनि हो, तो ये 1 महीना पहले ही अपना शुभ या अशुभ असर बताना शुरू कर देते हैं। तो अब आते हैं कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आखिर आप लोगों के लिए गुरु का यह परिवर्तन 2.5 से 3 महीने का जो है कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में पदार्पण कर रहे हैं, तो जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है तो ये गुरु का ही नक्षत्र होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, तो इसके अंतर्गत जो अगर आप देखेंगे, गुरु 3 नक्षत्रों के मालिक हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। तो ये जो 3 नक्षत्र होते हैं, इन तीनों नक्षत्रों के जिन भी जातकों का जन्म इन तीनों नक्षत्रों में हुआ है, तो मैं कहूँगी क्योंकि इस समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म तारा में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम जन्म तारा की बात करते हैं, तो जो जन्म तारा है वो आपके पूरे संपूर्ण शरीर को बताता है। पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि वह चंद्रमा जो कर्क राशि है, वो कर्क राशि का नक्षत्र के अंतर्गत ये आता है, इसका एक चरण कर्क राशि में आता है, चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो चंद्रमा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके मन का कारक होता है। चंद्रमा का अगर आप अपनी बॉडी में स्थान देखेंगे तो दिन ही वहां पर आता है, और फिर आपका जब चंद्रमा जो है, जो वृष राशि है, वहां पर दूसरे भाव में आकर के वहां पे उच्च के हो जाती हैं, और यहाँ पे जो कर्क राशि क्योंकि उनकी अपनी राशि हो जाती है, तो जब भी जन्म नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपना पदार्पण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको शरीर से संबंधित कुछ तो परेशानियां होने वाली ही हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपका जो भी गुरु है, वह गुरु कौन सी राशि में आकर के बैठा है, उस भाव से संबंधित जो काल पुरुष के अनुसार जो भी आपके शरीर के अंग पड़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इश्यू हो सकते हैं। क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका शोल्डर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर, और जो छाती का हिस्सा होता है वहाँ पर प्रभावित करने वाला होता है। तो हो सकता है या तो आपको कंधों से संबंधित, भगवान ना करे कुछ अगर आप गिर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो या तो आपके कंधों में कुछ इशू हो सकता है या फिर आपकी चेस्ट में कुछ इशू हो सकता है। तो जो भी गुरु के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो आपको अपने शरीर की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कोशिश ये करिए, एक तो आप अपने बड़े बुजुर्गों का कहना अवश्य मानिए, जो वो आपको सलाह देते हैं उनको मानिए, और मंदिर में अगर आप जाते हैं और नहीं जा रहे हैं तो कोशिश करिए मंदिर जरूर जाइए। इस समय में गुरु अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो हो सके तो गुरु के मंत्रों का जाप करिए, या फिर जो है गुरु को जो है, क्योंकि जो केला है वह कहीं ना कहीं गुरु का ही प्रतीक माना जाता है, तो आप केले की पूजा कर सकते हैं, चने की दाल आप दे सकते हैं। आपको कुंडली में देखना है कि गुरु आपका कैसा है। तो अगर इस पुनर्वसु नक्षत्र में आपका गुरु अगर यहाँ पर आया हुआ है और आपका सचमुच में गुरु उच्च का ही होकर के अगर वो बैठा हुआ है, तब भी जिन भी लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, आप लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगी कि आप अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, कुछ दान इत्यादि करना चाहते हैं तो वो दान इत्यादि अवश्य करिए। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें दान
ज़्यादा करना चाहिए या फिर मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा उपाय हम लोगों के लिए सबसे सही रहता है। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी, कुछ लोग जो है हाथों में अंगूठियाँ या गले में कोई लॉकेट या कोई ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा समझते हैं। उनको लगता है कि क्यों मंत्रों का जाप किया जाए अगर मुझे अंगूठी, ब्रेसलेट या कोई लॉकेट पहनने से फ़ायदा होता है। याद रखिए, जब भी आप, चाहे आप लॉकेट पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए या अंगूठी पहनिए, जब भी कोई भी नग पहनते हैं, इन नगों का एक समय होता है, एक एक्सपायरी होती है, और उस एक्सपायरी के पश्चात जो है ये जो नग है इनका असर समाप्त हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति का जो नग है वह पुखराज होता है। तो जब भी आप पुखराज पहनते हैं तो पुखराज की भी एक जो है एक्सपायरी समय होता है, वह 4 से 5 साल के अंदर जो है वो नग जो है अपना असर दिखाना, अच्छा असर दिखाना बंद कर देता है। तो पुनः फिर आपको जो है दोबारा वो नग पहनना पड़ेगा। लेकिन जब दान पुण्य की बात आती है तो दान पुण्य करने से भी जो है ये पुण्य, दान पुण्य अगर आप करते हैं तो कहीं आपके कर्मा में ये दान पुण्य जुड़ते जाते हैं, इससे आगे चल के आपको फायदा होता है। तीसरा, जो लोग मंत्र जाप करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं यही कहूँगी कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, जब भी आप दान पुण्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, याद रखिए ये जो भी पूजा अर्चना आपने की है, दान पुण्य किया है, मंत्रों का जाप किया है, ये कहीं ना कहीं आपके अगले जन्म में भी जुड़ता जाएगा, क्योंकि जो भी आप पूजा करते हैं कभी व्यर्थ नहीं होती है और यह फिर पुण्य कर्मों में जुड़ती चली जाती है। तो अगला जन्म जब भी अगर आपका होता है तो फिर आपका, क्योंकि गुरु के मंत्रों का आपने, गुरु इस जन्म में ठीक नहीं थे, गुरु से संबंधित जो भी आपने गलतियां की थी, तो और क्योंकि जो भी आपने चैंटिंग की थी, जो भी दान पुण्य किया था, तो यह पुण्य जो है आगे एक्यूमुलेट होता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर अगले जन्म में यही पुण्य शुभ गुरु के रूप में आपकी कुंडली में दिखाई देगा। तो कोशिश जरूर करिए। मैं तो कहूँगी अगर आपके पास समय है तो आप गुरु के मंत्रों का उच्चारण आप अवश्य करिए, पूजा पाठ कर सकते हैं, गुरु का फास्ट इत्यादि भी आप कर सकते हैं। तो जितने भी बृहस्पति के नक्षत्रों में जिन भी लोगों का जन्म है, आप लोगों को अपने शरीर की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है शनि। जो शनि है, जिन भी लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, तो मैं कहूँगी आपके लिए ये जो समय है बहुत ही शुभ समय है, लाभकारी समय है, क्योंकि यहाँ पर जो देव गुरु बृहस्पति है आपके लिए मित्र तारा बनकर के आए हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाभकारी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं जरूर यहाँ पर इनको जो है 3 स्टार देना चाहूँगी। 3 स्टार का मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये बहुत अच्छे का जो समय है ये रहने वाला है। तो पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, आप लोग अगर बृहस्पति से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई किसी शिक्षक स्थान में शिक्षक वगैरह का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोफेसर इत्यादि का काम कर रहे हैं, या शनि से जुड़े हुए भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अध्यात्म में भी जो लोग इस समय अध्यात्म में अगर आपकी रुचि नहीं है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप लोगों के अंदर जो है एक अध्यात्म की तरफ जरूर आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आपका मन करेगा मैं मंदिर जाऊँ, पूजा पाठ करूँ, कोई मंत्र इत्यादि जो है मैं जाप करना शुरू करूँ, कोई ध्यान या साधना में मैं जाऊँ, तो इस तरफ आपका मन जरूर अग्रसर होने वाला है। अगर आप जो है शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, अगर आप उस कंपनी में मालिक हैं या फिर किसी अच्छी पोजीशन पे भी आप काम कर रहे हैं और आपके अंडर में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अभी यही लोग आपके लिए अगर पहले परेशानी का सबब बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं यही लोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आप इन लोगों से अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम आपको करके दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि शनि के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, अगर पहले से आपको कोई हेल्थ इशू इत्यादि चल रही हैं, वेन से या नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको चल रही थी, या चेस्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर जिन लोगों को जो है सन्निपात अर्थात जो गठिया का रोग जो होता है, इससे संबंधित भी कोई हेल्थ इशू अगर आपको चल रहे थे, कई बार लोगों की नस चढ़ जाती है और जो है अचानक ही जो है उनके वो ट्विस्ट हो जाते हैं बॉडी के कुछ कुछ पार्ट, तो ये सब जो इशू हो रहे थे, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी अब खत्म होने वाले हैं। अगर इस समय में कोई अगर आपको कोई सर्जरी इत्यादि डॉक्टर कहने वाला है और डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सर्जरी होगी, तो कोशिश ये करिए 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो बीच का जो समय है, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय अगर आप कोई सर्जरी इत्यादि भी करवाते हैं तो आपके लिए सर्जरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बाकी ये जो 2.5 से 3 महीने का समय आपके लिए बहुत लाभदायक समय है। आप
जो है अपने बिजनेस में भी ग्रो करने वाले हैं। अगर कोई अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल रही थी तो यकीन मानिए आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको अभी तक कोई लाभ की प्राप्ति तो नहीं दिखाई दे रही थी, या जो लोग शनि की ढैया साढ़े से भी परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि ये 2.5 से 3 महीने का जो समय है, जब तक गुरु जो है कर्क राशि में रहने वाले हैं, आपके लिए जो है गोल्डन जुबली पीरियड है, आप इसको यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आ जाता है बुध ग्रह। जिन भी लोगों का जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के नक्षत्र में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं यही देवगुरु जो बृहस्पति है, इनको भी मैं 3 स्टार देना चाहती हूँ। यानी आपके लिए यह मित्रवत तारा में आ रहे हैं। तो मित्र तारा में आने का अर्थ यह हुआ कि आपके लिए यह शुभ रहने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो बृहस्पति और बुध को जो है आपस में दुश्मनी का कारक माना गया है, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, और जो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा और जब गुरु आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर वो गज केसरी योग का भी निर्माण करते हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो बुध है वह चंद्रमा का पुत्र है। बेशक बुध अपने पिता चंद्रमा को जो है उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन पिता तो पिता ही है, वह फिर भी बुध को अपना पुत्र ही मानता है। लेकिन जो बुध ग्रह है वह कहीं ना कहीं बृहस्पति की पत्नी जो तारा है उनके पुत्र है। तो बृहस्पति पहले, क्योंकि ये नाजायज संतान है, लेकिन बृहस्पति ने जब बुध के क्रियाकलापों को देखा तो उन्होंने भी इनको फिर कहीं ना कहीं शुभ स्थानों में संज्ञा देनी शुरू कर दी है। तो इसीलिए जिन भी लोगों का जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में हुआ है, गुरु का ये जो उच्च राशि में जो परिवेश होने वाला है और पुनर्वसु नक्षत्र में वो जो जाने वाले हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जितने भी खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी मैं कहूँगी, अगर बच्चों का जो अभी तक का जो दिमाग था वो उछल कूद में चल रहा था, पढ़ाई में नहीं लग रहा था, अब इन लोगों बच्चों का जो दिमाग है एकदम शार्प होना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग पढ़ाई में भी लगेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसे बच्चों को अगर आप किसी प्रकार की एक्टिविटी में लगाते हैं, खेल में लगाते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा समय इन लोगों के लिए रहने वाला है। साथ में जितने भी खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छे रहने वाला है। पर्यावरण के हिसाब से भी देखें तो भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि ठंड की मात्रा थोड़ी जो है बढ़ जाएगी। जब भी जितने भी बुध के नक्षत्र वाले जातक हैं, अगर आपको कोई स्किन से संबंधित कोई एलर्जी चल रही थी या कोई हेल्थ इशू चल रहे थे, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे ये हेल्थ इशू आपके खत्म हो जाएंगे। स्किन की जो एलर्जी आपको हुआ करती थी, ये एलर्जी भी समाप्त हो जाएगी। इस समय एक चीज मैं जरूर कहूँगी कि अगर आप किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं, और तब भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं या डॉक्यूमेंट को भरते भी हैं, तो जो भी पेपर वर्क आपका रहता है, पेपर वर्क को थोड़ा ध्यान से जरूर करिए। उन पेपर वर्क को संभाल के जरूर रखिए, क्योंकि गुरु का ये जो परिवर्तन है आपके लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि गोल्डन जुबली पीरियड ही आप 2 से 2.5 महीने को कह सकते हैं। तो जो भी समय आपके साथ रहने वाला है, या बुध से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, इन कार्य क्षेत्रों में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, इस समय जरूर कहीं ना कहीं आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और कोई ना कोई नया कुछ जो है आप इन्वेंट भी कर सकते हैं। आपका जो कार्य है उस कार्य में आपकी प्रगति होने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि बुध के नक्षत्र वाले जितने भी जातक हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आपके लिए यह गुरु का परिवर्तन बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। अब आ जाता है शुक्र के नक्षत्र वालों के लिए। तो जिन भी लोगों का जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, आप लोगों का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए भी गुरु का ये जो परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस अर्थात साधक तारा में है। आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होने वाली हैं। तो जो भी गुरु शुक्र के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म है, आपको भी मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि मैं आपको भी 3 स्टार ही दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ों में अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, गुरु प्रेम के कारक हैं। अगर आप का किसी के साथ कोई संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, आप किसी प्रेमी की तलाश में है, यकीन मानिए इन 2.5 से 3 महीने में आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित आपको अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, या आप सोच रहे थे जिस इंसान को प्रपोज करने के लिए, ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप उसको प्रपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं
वहाँ से आपको हाँ भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी आपके साथ किसी के साथ कुछ रिलेशन चल रहा है तो ये एक अच्छा समय रहने वाला है। आपने अगर अपने परिवारजनों के इसके बारे में नहीं बताया है तो ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में जो समय है बहुत अच्छा है। उस समय आप अपने परिवार वालों के इस बारे में बता सकते हैं। तो क्योंकि उसके बाद जो है नवंबर में 1 नवंबर को जो है साया भी जो है, क्योंकि देव उठानी एकादशी है और उसके बाद विष्णु भगवान जाग जाएंगे और शादी और विवाह का समय भी जो है शुरू हो जाएगा। तो ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। शुक्र से संबंधित जितनी भी महिलाएं अगर आप कार्यरत हैं, चाहे आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हो या किसी कॉस्मेटिक कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कपड़े की कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप अपना कोई बिजनेस भी चला रहे हैं और वह कॉस्मेटिक से संबंधित हो या कपड़ों से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो आईटी से संबंधित क्यों ना हो या जो भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उनसे संबंधित ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो आपके कार्य में मिलने वाली है। अगर आप कोई नया स्टार्टअप वगैरह भी अगर आपने कोई शुरू कर रखा और उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जो है आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जितनी भी महिलाएं हैं शुक्र संबंधी जितनी, क्योंकि शुक्र महिलाओं का कारक होता है, तो जो भी महिलाएं अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी में फंसी हुई थी या हस्बैंड वाइफ के साथ कोई अच्छा रिलेशन आपका नहीं चल रहा था, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पति का कारक है और गुरु जो है शुक्र जो है वो महिलाओं का कारक है। तो जितनी भी महिलाएं हैं अगर हस्बैंड के साथ कुछ नोक झोंक आपकी चल रही है तो कहीं ना कहीं ये नोक झोंक अब आपकी समाप्त हो जाएगी। दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। अगर आप काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी पदवी भी आपको प्राप्त होगी। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के भी लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। धन संबंधी गेन आपको अवश्य यहाँ पे मिलने वाले हैं। सक्सेस जोन में आपका जो है बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है उच्च राशि में जो जा रहे हैं, तो जब तक वह 5 दिसंबर तक वह कर्क राशि में ही रहने वाले हैं, उसके बाद वह पुनर्वसु नक्षत्र में वापस चले जाएंगे। तब तक जो है आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। मैं तो कहूँगी इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए। कोई नया व्यवसाय भी अगर आप शुरू करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। इवन वो भी अगर आप कोई कन्या है और अगर आप किसी के साथ विवाह बंधन में भी बनना चाहती हैं और या फिर पुरुष हैं आप फिर भी किसी के साथ विवाह बंधन में बनना चाहते हैं या कोई रिश्ता इत्यादि आपको नहीं मिला है तो आपको इस समय में एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। विवाहित लोगों के घर में अभी तक कोई किलकारी नहीं खिली है, कोई बच्चे नहीं आए हैं, तो बच्चों से संबंधित भी कोई शुभ खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए भी मैं कहूँगी कि ये जिन भी लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र श्रवणा, हस्त और रोहिणी में हुआ है, तो क्योंकि गुरु इस वक्त जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 18 अक्टूबर के दिन, वह चंद्रमा की ही राशि कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डबल फायदा होने वाला है। क्यों? एक तो आपका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, दूसरा चंद्रमा कर्क राशि का स्वयं मालिक होता है। जब चंद्रमा और गुरु आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण होता है। तीसरी चीज, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह कर्क राशि में चतुर्थ चरण का जो चौथा चरण है वह कर्क राशि में पड़ता है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो देव गुरु बृहस्पति होते हैं और देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और साथ में चंद्रमा के घर जा रहे हैं, तो चंद्रमा उनका मित्र है। तो इस तरह से गुरु भी आपको डबल फल देने वाले हैं और चंद्रमा भी आपको डबल फल देने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा, जिन लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है श्रवणा, हस्त और रोहिणी, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति कोई ना कोई आपका कल्याण अवश्य करने वाले हैं। देखा जाए तो चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर जब भी जो और कर्क राशि में जब भी गुरु आते हैं तो कहीं ना कहीं माता से संबंधित अगर कोई इश्यूज आपको चल रहे थे, कोई अनबन इत्यादि चल रही थी, वो अनबन अब समाप्त हो जाएगी। माता के शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख या व्याधि या कोई संताप उनको हो रहा था, कोई परेशानी माता को हो रही थी, अब वो परेशानियां भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। तीसरी चीज, क्योंकि सुख का भाव है, सुख जो है आपके घर को दिखाता है, तो जो चौथा घर होता है जो चंद्रमा
जिसके स्वामी होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पर जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है और अगर वो अपना नया घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये 2 से ढाई महीने का समय बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर जो है एक नया घर खरीदने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई बातचीत भी है इस समय तक शुरू हो चुकी होगी। तीसरी चीज, अगली चीज है कि जिन भी लोगों को का ऑलरेडी अपना घर है तो हो सकता है आपका ये मन करेगा कि अभी ये वाला घर छोटा है, क्यों ना इसको बेच करके एक नया घर खरीद लिया जाए। तो ये चीज भी आपके साथ, अगर आपके पास 1 BHK या 2 BHK है तो हो सकता है आप 3 या 4 BHK में भी जा सकते हैं। जिन लोगों का घर ऑलरेडी अपने पास है, लेकिन अगर आप कुछ रेनोवेट करने के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि सुख का भाव है तो सुख के साधनों को आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर गुरु का ये जो परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी है। तो आप कुछ ऐसी चीजें अपने घर में लगा सकते हैं जिससे आपको जो है फायदा होने वाला है, आपके कल्याण के लिए ही वो चीजें हैं। तो कुछ ना कुछ रेनोवेशन भी आप जो है इन 2 से ढाई महीनों के बीच में आप करवा सकते हैं। जिन भी लोगों का, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का जब संबंध आपस में देखा जाता है तो अगर आपको पहले से कोई संताप, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन इत्यादि चल रही थी, अब वो टेंशन भी कहीं ना कहीं धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए कल्याणकारी बनकर के, क्योंकि गुरु जो है आपके लिए कल्याणकारी बनकर के आए हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के मित्र यहाँ पर माने जाते हैं। तो सुख से संबंधित कुछ ना कुछ, या तो कोई आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, गाड़ी आपके घर में आ सकती है, आप अपने घर को रेनोवेट इत्यादि कर सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही आपका अपना घर है तो आप सोच रहे होंगे तो क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए, कुछ लग्जरी चीजें लगाई जाए ताकि देखने में और सुंदरता बढ़े, या फिर कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाए जिससे आपको सहूलियत बढ़ जाए। तो कुछ ना कुछ घर से संबंधित तो आप चेंजेस करने वाले ही हैं। हाँ, चंद्रमा क्योंकि जो है यात्रा का भी कारक होता है, तो कोई ना कोई हो सकता है कि इस वक्त आप जो है अपनी माता के साथ किसी शुभ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पर माता को कोई ना कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन चल रही थी, तो वो टेंशन भी अब उनकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज जरूर याद रखिए कि जितने भी चंद्रमा से संबंधित जिन भी जातकों का जन्म श्रवण हस्त रोहिणी में हुआ है, आप लोगों को जो भी आपके घर में माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, उन लोगों का जो है रिस्पेक्ट, आदर अवश्य करके रखना चाहिए। कि चंद्रमा खुद कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्त्री का ही कारक माना जाता है। जब गुरु ग्रह की बात आती है तो गुरु ग्रह जो है, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों के दिखाई देती हैं, तो जो भी आपके घर में बड़े और बुजुर्ग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट इत्यादि अवश्य कीजिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहिए। यही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको एक दिन जो है ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो अगर आप किसी प्रकार का कोई काम इत्यादि कर रहे हैं और आपको उस कार्य में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अगर आप दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको अच्छा सेल्स नहीं दिख रहा था, अब आप देखिए आपको एक अच्छी सेल होती है दिखाई देगी। अगर आप कोई जल से संबंधित, जो लोग मछली पालन इत्यादि करते हैं या साफ जल, जो बोतल का जो जल होता है वो बेचती हैं, जो लोग आरओ का वाटर इत्यादि बेचते हैं, तो उन लोगों को जो है इस समय कहीं ना कहीं फायदा अवश्य होने वाला है। जो लोग चांदी से संबंधित या फिर मोती से संबंधित, जो ऐसी चीजें जो समुद्र के नीचे से निकलती हैं, या आप कोई ट्रेड करते हैं विदेशों से लेकर के, क्योंकि ये भी चंद्रमा भी विदेश का कारक माना जाता है। तो अगर कोई व्यापार आयात या निर्यात करते हैं और वो भी सामान ऐसा हुआ, चाहे वो जल से जुड़ा हो, चाहे वो शंख वगैरह से जुड़ा हो, समुद्र के अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं या शिपिंग का जो भी काम होता है, इस प्रकार का जो भी जातक काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और कहीं ना कहीं आपको इसमें जो है कल्याण जरूर होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। मैं तो कहूँगी कि इस समय आपको जरूर मंदिर वगैरह में, अगर आप नहीं जाते हैं तो कोशिश करिए मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर गुरु की कंडीशन ठीक नहीं है तो देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करिए, जो है उनके मंत्रों का जाप करिए, तो आपको इससे फायदा ही होने वाला है। अब आ जाता है कि ये जो मैंने अभी तक फल बताए हैं, ये सब शुभ फल है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी राशियां भी हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनको गुरु का यह जो फल है वो शुभ नहीं रहने वाला है। तो अब कौन कौन सी राशियां ऐसी आती हैं, तो सबसे प्रथम मैं लेती हूँ केतु को। केतु को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये जो समय रहने वाला है, यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस लगाए हैं। 3 क्रॉस मतलब कहीं ना कहीं आपका ये समय जो है डेंजर जोन में आ रहा है, बद तारा के अंतर्गत आ रहा है। जिन लोगों का जन्म अश्विनी, मघा, मूल के अंतर्गत हुआ है, याद रखिए जो अश्विनी नक्षत्र है वो कहीं ना वो मंगल के मेष राशि में मंगल के स्वामी, मंगल जिसके स्वामी होते हैं, वहां पर अश्विनी नक्षत्र आता है। तो अश्विनी नक्षत्र जब भी, और गुरु देखिए उच्च के होने वाले हैं,
तो जब गुरु और केतु जब आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मोक्ष कारक माने जाते हैं। हालांकि आपके लिए ये बद तारा में आ रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि केतु बेशक है डिटैच का कारक है, केतु क्योंकि बद तारा मतलब मृत्यु का कारक है। तो जिन लोगों का जन्म अश्विनी मका मूल में हुआ है तो ऐसे लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी, अगर आपकी आयु खंड आने वाला है, आप 80-90 साल के 85 साल की बुजुर्ग अगर आदमी हैं और अगर आपका आयु खंड आ रहा है तो हो सकता है इस समय के बीच में आपकी मृत्यु भी हो सकती है, जो बुजुर्ग लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगी बहुत अच्छा समय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरु इस वक्त उच्च राशि में कर्क राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। तो जब गुरु उच्च के होते हैं और केतु भी अगर के साथ तो जब गुरु का संबंध बनता है तो ये मोक्ष कारक बन जाता है। तो अगर ये समय में आप लोगों का खासकर अगर आप देखेंगे क्योंकि जो है नवंबर के आसपास में देखेंगे तो तारा भी जो है जो डूबा हुआ तारा था, जो विष्णु भगवान अभी तक क्षीर सागर में सो रहे थे, अब वो भी जागृत हो जाएंगे। तो उसके पश्चात अगर किसी की भी अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अगर आपके घर में इस प्रकार की डेथ होती है जो अपनी पूर्ण आयु जी चुके हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपके परिवार के वो एक सदस्य थे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को दिखाता है। केतु जो है हर चीज को काटता है, यानी आपको मुक्त करता है, उन मोह के बंधनों से मुक्त करने वाला कारक माना जाता है। तो ये जरूर है कि अगर आपका अश्विनी मघा मूल में आपका जन्म हुआ है तो हो सकता है कि आपके वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, कोई और बड़े अंकल इत्यादि हो सकते हैं जिनके साथ आपको बहुत अधिक मोह था, और उस मोह में जो है क्योंकि बद तारा में है तो हो सकता है वो जा चले जाएं इस दुनिया को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं वो दुख और पीड़ा आपके मन में जरूर रहने वाली है। तो या तो किसी के साथ संबंध विच्छेद आपका हो सकता है, किसी के साथ कोई बहुत गहरा संबंध था आपका, तो हो सकता है कि 2 से 2.5 महीनों के बीच में आप अपने आपके जो भी रिश्ते हैं उनको मजबूती प्रदान कीजिए। कोई कला कलेश वगैरह होता है तो आप न्यूट्रल होकर के रह जाइए, शांत, क्योंकि 2-2.5 महीने का समय शांति में अगर आप निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि केतु जो है जैसे मैंने कहा कि अश्विनी मंगल का नक्षत्र माना जाता है, और हालांकि गुरु जो है वो कर्क राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट इत्यादि आपका हो जाए। तो कर्क राशि का जो भी स्वामी, जैसे कर्क राशि जो है आपके शरीर में कहीं ना कहीं जो है आपके हृदय या आपकी छाती इत्यादि को दर्शाती है। तो अगर कहीं आपका कोई एक्सीडेंट इत्यादि हुआ तो छाती में चोट इत्यादि गहरी लग सकती है। दूसरी चीज, अगर कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आपके शरीर का कोई अंग भंग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है। तो बहुत बड़ी कोई इंजरी हुई तो आपके शरीर से उस अंग को अलग भी किया जा सकता है। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो गुस्सा और रोब मत दिखाइए, क्योंकि आदमी अग्रेसिव हो जाता है और फिर वो नहीं सोचता है। आजकल अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे तो इतने लोग भरे पड़े हैं कि पूछिए मत। तो उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत न्यूट्रल और हम सही होकर के रह रहे हैं। तो शांति से अगर आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आप सड़क इत्यादि पार करते हैं, गाड़ी इत्यादि भी चलाते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि गाड़ी, किसी बड़ी गाड़ी के साथ भी कहीं अगर आपका एक्सीडेंट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु जुपिटर जो है एक बड़ा ग्रह है, तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे बस हो गई, ट्रक हो गया, लॉरी हो गई, तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ अगर एक्सीडेंट इत्यादि हुआ तो बहुत सीरियस एक्सीडेंट आपका हो सकता है, और या तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या शरीर का कोई अंग भंग किया जा सकता है। तीसरा चीज मैं ये कहूँगी, जिन भी लोगों के साथ आपके संबंध जुड़े हुए हैं, कई बार जब भी केतु इस प्रकार की कंडीशन में आता है तो केतु हमेशा यही कहता है कि आपको मोह माया को त्यागना होगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो और अचानक वो, चाहे उसके साथ आपका संबंध टूट जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपको छोड़ के चला जाए, तो पीड़ा और दुख जो है वो तो रह जाएगा, क्योंकि कर्क राशि मन की राशि है, तो मन में एक संताप और दुख तो रहेगा। कोशिश करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। केतु सही नहीं है तो केतु के मंत्रों का जाप करिए, और मैं तो हमेशा सबको ये कहती हूँ कि नवग्रह के मंत्रों का जाप करिए। केतु का जो मंत्र है, पलाश पुष्प संकासम तारकाध्याय मस्तकम रौद्र रौद्रात्म घोरम तम केतु प्रणाम्य हम। अगर आप केतु के इस मंत्र का 108 बार या उससे कहीं ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं तो जो ये बुरा समय है ये टल जाएगा, या बहुत बड़ी
बड़ा हादसा होने से पहले ही कुछ ना कुछ कम होकर के ही वो चीज़ निकल जाएगी। तो आपको इस समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। केतु के बाद जो अगला नक्षत्र आता है, जिन लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि आपके लिए जो ये जो समय है, यह ठीक समय नहीं है। मैंने 3 क्रॉस यहाँ पे लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, आपके लिए यहाँ पर गुरु का ये जो परिवर्तन हो रहा है, प्रत्यारी ताराएं बढ़कर करके आ रहा है, यानी प्रत्यारी तारा में आपका ये नक्षत्र पड़ रही हैं, तो आपके लिए बाधाएं यहाँ पर अत्यधिक बढ़ने वाली हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं होने वाली हैं, और वो जो बाधाएं होंगी ना, वो सूर्य से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित बाधाएं होने वाली हैं। या आप कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी अगर आपका होता है ना, तो ऐसे लोग, जो लोग क्षत्रिय जाति से होंगे, उन लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो उनके साथ आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। गवर्नमेंट के साथ तो बिल्कुल भी आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है, और खासकर ऐसे लोग जो उच्च पदवी पर बैठे हुए हैं, उच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से भी आपको जो है न्यूट्रल होकर के रहना है। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित तो बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली ही हैं। और अगर आपका कोई टेंडर इत्यादि है, कोई गवर्नमेंट में कोई टेंडर में अगर आप हाथ डाल रहे हैं, या टेंडर अगर आप सोच रहे हैं कि टेंडर आपका निकल जाए, तो मुझे उम्मीद नहीं है, बशर्ते कुंडली में अगर आपकी गुरु की स्थिति और सूर्य की कंडीशन अगर अच्छी है, तो आपको ये इशू नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई बाधाएं तो आपको अवश्य होने ही वाली है। तो इन बाधाओं से आपको बचना है। कोशिश कीजिए, आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नमन करते रहिए। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगी कि आपके जो पिताजी हैं, उन पिताजी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अगर आप लोगों को पहले से दिल से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित या ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ इशू चल रहे थे, तो ये इशू कम नहीं होने वाले हैं, उल्टा बढ़ने ही वाले हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है, एक तो आपको आपके हार्ट का जो है, जब भी कुछ इशू होता है, डॉक्टर से कंसल्ट हमेशा करते रहिए, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगी कि आपके जो पिताजी अगर बहुत बुजुर्ग इत्यादि हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। उनको भी हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। आपको भी अगर हार्ट से संबंधित कुछ इशू चल रही हैं, या हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि चल रहा है, तब भी आपको कुछ ना कुछ शरीर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। प्रत्यारी अर्थात बाधाएं, अगर आप किसी प्रकार का कोई काम इत्यादि कर रहे हैं, किसी नए नौकरी की भी तलाश में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मैं नई नौकरी के लिए जाऊं, तो कोशिश करिए जिस नौकरी में आप हैं उसी में अभी आप काम करते रहिए, जब तक ये 2-2.5 महीने का समय नहीं निकल जाता है। और जब तक या फिर कोई नई नौकरी आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक आप पहले वाली नौकरी को ना छोड़ें, नहीं तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जितने भी रवि के नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ऐसे लोगों को सरकार से, तो खासकर अगर आप कोई कंपनी इत्यादि चला रहे हैं और अपना आपने कोई इनकम टैक्स इत्यादि नहीं भरा है, आपकी वाट लगने वाली है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, हालत खराब हो जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं लेकिन वो घूसखोरी करते हैं, या ब्लैक मनी जिन लोगों ने अपने घर में छुपा के रखा है, अब आपका वक्त आ गया है, वो कहीं ना कहीं से निकलने वाला है। आपको गवर्नमेंट से बहुत भारी नुकसान होने वाला है, परेशानी आने वाली है। तो कोशिश करिए, अगर कुछ गलतियां आपने की हैं तो उन गलतियों को सुधारने का मौका अभी भी है, सुधर जाइए। अगर आप घूस इत्यादि लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, तो आप फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरह से, और ये सिकंजा ये ऐसा फंसेगा कि आपको मौका नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आ जाता है मंगल के नक्षत्र। तो जिन भी लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, तो मंगल के नक्षत्र वाले जितने भी जातक हैं, वृश्चिका, चित्रा और धनिष्ठा, जिन भी लोगों का जन्म है, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी आपके लिए ये डेंजर जोन है। अर्थात विपद तारा में आपके लिए गुरु आने वाले हैं। कर्क राशि के उच्च में होकर के देव गुरु का जो पदार्पण है पुनर्वसु नक्षत्र में। अब आपको यहाँ पे देखिए, गुरु से भी मुश्किल है, चंद्रमा से भी मुश्किल है, और साथ में मंगल से भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मंगल आपका नक्षत्र है। तो जिन लोगों का मंगल कुंडली में ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आपको भी अपने शरीर की एक तो रक्षा जरूर करनी है, क्योंकि जितने भी मंगल से प्रभावित लोग होते हैं ना, इन लोगों में अग्रेशन बहुत अधिक होता है, और ये ताबड़तोड़ जो है फटाफट डिसीजन लेकर के
मारपीट करने वाली चीज़ों में एकदम ये आ जाते हैं, ये तहस में इतनी जल्दी आ जाते हैं, फिर ये पीछे हट के देखते ही नहीं है और ना ये सोच समझ के काम करते हैं। तो कोशिश जरूर करिए, जितने भी मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए जातक हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इवन मैं कहूँगी मैं खुद मंगल के नक्षत्र में ही मेरा जन्म हुआ है, तो आप लोगों को अपना पारा नीचे रखना पड़ेगा। गुस्सा किसी चीज़ का हल नहीं होता है। ये जो 2.5 से 3 महीने का जो समय है, आपको आप कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं ना कहीं आपको चोट इत्यादि लग सकती है। और ये चोट जो भी लगेगी तो हो सकता है आपके गुस्से के कारण आपको ये चोट, और ये चोट ऐसी होगी कि लंबे समय तक और एक बड़ी चोट होगी, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है और वो चंद्रमा की राशि में जा रहा है, उच्च होकर के वहाँ पे बैठने वाले हैं। और मंगल क्योंकि आपके क्रोध का कारक बनने है वहाँ पर, मतलब आपके नक्षत्र का स्वामी है। तो अगर आपके शरीर में कोई चोट लगती है, कोई विपदा आती है, तो जो भी वो चोट लगेगी ना, वो छोटे समय के लिए नहीं होगी, वो चोट लंबे समय तक चलने वाली है। और एक लंबा समय जो है आपको फिर उस चोट से निपटने में बिताना ही पड़ेगा। जो भी खतरे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये खतरे आपकी अपनी गलतियों से आने वाले हैं। तो कोशिश करिए, जितने भी आपके घर में खासकर जो पिता हैं, आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं, मंगल क्योंकि भाइयों का संबंध का कारक माना जाता है, तो बड़े भाइयों से झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। गुरु जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कारक होता है, बुजुर्गों से भी तहस में आकर के लड़ाई झगड़ा मारपीट, कई लोगों को मैंने देखा है वो अपने माता पिता पे हाथापाई तक कर देते हैं। या फिर वो कभी कोई रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहा हो या कुछ गलती हो तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो बुजुर्ग है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बुजुर्गों को कभी हाथ उठा देते हैं। तो ये जो तहस वाला है, आप ये मत सोचिए कि आप कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, करने का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो कोशिश करिए, गुरु 2 से 2.5-3 महीने तक जो कर्क राशि में जा रहे हैं, आपके लिए समय बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है, विपद तारा वाला है। आप बैल मुझे मार, इस प्रकार की विपत्तियां आप अपने ऊपर लेने वाले हैं, खतरा आपके ऊपर मंडराने वाला है और इस खतरे से आपको बचना ही होगा। तो कोशिश करिए, या तो आप मंगल ठीक नहीं है तो मंगल के मंत्रों का जाप करिए। मान लीजिए मंगल आपका शुभ राशि में शुभ भाव में नहीं बैठा है, या मंगल अस्त होकर के बैठ गया है, या मंगल वक्री होकर के बैठ गया है, तो जब भी वक्री मंगल हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं, तहस में आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के फिर वो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है तो समझ में नहीं आता, और ऐसे लोगों का जो गुस्सा एकदम नाक पे रखा होता है। हालांकि देखा जाए तो मैंने जो है एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आत्मकारक के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि आपका अगर कहीं ना कहीं जो भी 9 ग्रह हैं, इनमें से 7 या 8 ग्रहों को आत्मकारक माना जाता है, तो ये आत्मकारक कहीं अगर आपका मंगल आकर के आया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी यही दिखाता है कि पिछले जन्म में भी आपने जो है गुस्सा किया था, और इस जन्म में भी उस गुस्से को कम करने के लिए मंगल आपका आत्मकारक बना हुआ है। लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं, वही गुस्सा, वही तय, वही सब चीज़ें दिखा रहे हैं, तो फिर से आपको जो है इन पुण्य के बंधनों में, इस चक्कर में दोबारा पड़ना पड़ेगा। वो वीडियो जरूर आप देखिए और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कोशिश आप ये करिए कि जिन भी लोगों का अगर मंगल आपका ठीक नहीं है, गुरु भी आपका ठीक नहीं है, तो 1 महीना पहले, ये मैं तो कहूँगी कि 15 सितंबर से लेकर के अभी 18 तक, तो इस महीने के बीच में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हो गई होंगी, कुछ विपत्तियां आ गई होंगी, कुछ संकट आने शुरू हो गए होंगे। अगर कुंडली में गुरु की और मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित आपको इशू होने वाले हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि भाइयों के साथ अनबन होने वाली है, भाइयों के साथ आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, या अगर आप कोई बंटवारा भी करने वाले हैं तो बंटवारे में आपको जो जायज़ चीज़ मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। खून से संबंधित इशू आपकी बॉडी में हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, बोन मैरो से संबंधित आपको हेल्थ इशू हो सकती हैं, कैंसर संबंधित चीज़ें भी आपकी बॉडी में दिखाई दे सकती हैं अगर कुंडली में जो है आपका मंगल सही नहीं है तो ये सारी चीज़ें, चोट वगैरह लगना तो मामूली बात आपके लिए हो जाएगी। अगर आप गाड़ी इत्यादि चला रहे हैं और तहस में और जोश में गाड़ी चलाते हैं तो क्योंकि मैंने कहा है मंगल स्पीड का कारक है, अग्रेशन का कारक है, और गुरु बड़ा ग्रह है, तो किसी बड़ी गाड़ी के साथ आपकी टक्कर इत्यादि अगर हो गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये डेंजर जोन में मंगल जो है आपके लिए, गुरु का ये जो राशि परिवर्तन प्लस नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, उच्च राशि में जाकर के अगर वह और वो पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं तो मंगल के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है।
आप लोगों को अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है। अगर आप धन से, अगर आप जमीन से संबंधित कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम इत्यादि कर रहे हैं, यकीन मानिए ये 2.5 से 3 महीने के बीच में या उससे पहले ही अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी सेल बहुत डाउन हो गई होगी। तो जितने भी लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, आपको भी ये 2-2.5 महीनों में कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपको नुकसान की स्थिति दिखने को मिलेगी। तो अगर आप जो है जमीन से जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर रहे हैं, अग्नि से संबंधित, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, तो अग्नि से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग भट्टी में काम करते हैं, जो लोग ईंटें आदि जो भट्टी में बनाते हैं, या कोई भट्टी से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर जरूर मैं कहूँगी आपको संभल करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मंगल अग्नि का कारक है, विपत्ति आपके ऊपर आ रही है, डेंजर जोन में आपके लिए जो गुरु का ये परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए डेंजर जोन में खतरे के निशान पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा आपके ऊपर तो मंडरा ही रहा है। जो भी आपके भाई हैं, भाइयों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खून के संबंधों में कुछ मुश्किलें, मनमुटाव होने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बंटवारा करने वाले हैं तो यहाँ पर मनमुटाव होगा ही होगा। हो सकता है आपको इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि देखिए गुरु जो है कर्क राशि में जा रहा है, उच्च का हो रहा है, और गुरु बहुत बड़ा ग्रह है। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी आपके पास होने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा और कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। इवन क्योंकि डेंजर जोन में मैं बता रही हूँ, तो आप हाथापाई पर भी उतर के आ सकते हैं। होगा क्या, क्योंकि जो भी बंटवारा होगा वो बंटवारा आपके मन मुताबिक होगा ही नहीं। तो कोशिश करिए, अगर मंगल कुंडली में भी ठीक नहीं है और गुरु भी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपको ही आने वाली हैं। दूसरा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध, जैसे मैंने कहा, खटास आ ही सकते हैं। जिन लोगों को बोन मैरो या कैंसर संबंधित मुश्किलें हो रही हैं, इनको भी आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके शरीर में कहीं पे कोई चोट इत्यादि भी लगती है तो गुरु, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, तो चोट आपके शरीर में भी लगेगी, क्योंकि विपत्ति का कारक आपके लिए गुरु बन के आ रहे हैं। तो जो भी डेंजर जोन में या जो भी शरीर के हिस्से में आपको चोट लगने वाली है, तो वो चोट छोटी मोटी नहीं होगी, वो बड़ी ही चोट होगी, और उस चोट के कारण लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, क्योंकि मंगल, मार्स जो है अग्रेशन का कारक है, गुस्से का कारक है, बहुत अधिक तीव्रता को बढ़ा देता है। तो आपको अपना गुस्सा कम करके कर चलना ही पड़ेगा, आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु ठीक नहीं है तो गुरु का भी आपको उपाय करना है, क्योंकि कर्क राशि में जा रहा है तो चंद्रमा में वहाँ पर गुरु जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाकर के आपके मन की शांति भी ठीक नहीं होने वाली है। जब शांति मन में ठीक नहीं होगी, और विपत्ति, वैसे ही मंगल जो है आपके लिए विपत्ति का कारक बन करके आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर मुश्किलें आपको बढ़ने ही वाली हैं। तो मुश्किलें जब आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं मंगल का भी आपको उपाय करना है, चंद्रमा का भी उपाय करना है, और जुपिटर का भी उपाय करना है। चंद्रमा टेंशन आपको देगा, जुपिटर जो भी देगा वो आपको, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं होने वाला है, और खासकर भाइयों के साथ तो वैसे ही मनमुटाव चलने वाला है। तो अगर ये समय में कोई आपको कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला अगर चल रहा है ना, और अगर आपको लगता है कि कोई आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है, तो भूल जाइए, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो कोशिश करिए, 2 से 2.5 महीने का समय है, शांति से इसको निकाल लीजिए, और बंटवारा अगर आपको करना ही है तो एक सही समय का इंतजार कीजिए, फिर जाके बंटवारे पे आप हाथ डालिए। भाइयों में अनबन होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस अनबन को आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि खून के संबंध है, फिर आप इनको बिगाड़ेंगे, फिर आगे ये डिस्प्यूट और बढ़ते ही चले जाएंगे। जो लोग अग्नि से संबंधित काम इत्यादि कर रहे हैं, उनको भी संभल करके रहने की ज़रूरत है। जमीन से जुड़ा हुआ जो भी काम कर रहे हैं, आपको भी संभल के रहने की ज़रूरत है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, धन से संबंधित इशू कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आपके शरीर में बोन मैरो से संबंधित, खून से संबंधित, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स अगर पहले से चल रही हैं तो ये और अधिक बढ़ जाएंगी। जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं है, उनको बोन मैरो से संबंधित इश्यूज होते हैं, तो ये और इशू बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। अगर कैंसर संबंधित कुछ इशू हैं तब भी ये आगे और बढ़ ही जाएंगे। तो आपको अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अवश्य देखना है। अगर ये ग्रह ठीक नहीं है तो आपको इनका उपाय अवश्य करना है। तो कोशिश करिए, चंद्रमा का भी उपाय करिए, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। दूसरा, आपको गुरु का भी उपाय करना है अगर कुंडली में गुरु ठीक नहीं है। तीसरा, आपको मंगल का उपाय करना है अगर मंगल भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर मंगल ठीक है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर मंगल आपका अस्त होकर के बैठा है, या फिर नीच राशि में होकर के बैठा है, या पूर्व ग्रहों के साथ बैठा है, मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पूर्व ग्रहों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं मंगल आपको शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको विपत्ति या खतरा बढ़ने ही वाला है। तो कुंडली में अगर इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे रही है तो आप शांत हो जाइए। हो सके तो आप हनुमान की पूजा कीजिए। मंगलवार को जो है आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं।
और आप जो है हनुमान के मंदिर में जा कर के हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल और वो पीले रंग का जो सिंदूर होता है वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ये हनुमान के उपाय कर सकते हैं, मंगल के आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल के कुछ मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जैसे मैंने कहा आपके भाइयों का कारक है, खून का कारक है, भूमि का कारक है। तो इन लोगों के साथ जो है, जो भी आपके भाई वगैरह हैं, खून से संबंधित जितने भी बड़े भाई वगैरह हैं, इनसे आपको बना के ही रखनी है। और साथ में मैं ये जरूर कहूँगी, क्योंकि जो भी लोग मंगल की नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, अपने अग्रेशन को आपको थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे मुश्किलों का सामना आपको ही करना पड़ने वाला है। तो कोशिश कीजिए, खासकर क्योंकि जो गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो उस दिन जो है धन त्रयोदशी का दिन है, और धन त्रयोदशी के दिन गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो पंच पर्वीय जो दीपावली का जो त्योहार है इसी समय आपका पड़ने वाला है। तो क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, तो कोशिश करिए अगर आप लोग पटाखे इत्यादि जला रहे हैं तो खासकर मंगल के नक्षत्र वालों को मैं कहूँगी अग्नि का भय आपको जरूर बना हुआ है, डेंजर जोन में आपके लिए आ रहा है। तो आप पटाखे जो है शांति से जलाइए, ज़्यादा बड़े पटाखे ना जलाइए, नहीं तो अग्नि से संबंधित कुछ ना कुछ खतरा आपके ऊपर, कई कपड़ों में आग इत्यादि लगना, अगर गाड़ी वगैरह इत्यादि आपके पास है, खासकर अगर आप लाल रंग की गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं तो लाल रंग की गाड़ी में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। रोड में एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है, तो कोशिश करिए आप शांति से अपने काम को निकालिए। अगर आपके पास लाल गाड़ी है तो कुछ समय के लिए उस गाड़ी को अवॉइड कीजिए, या कोई ड्राइवर कुछ समय के लिए रख लीजिए और ड्राइवर को बोलिए वो गाड़ी चलाए, क्योंकि गुरु जो है बहुत बड़ा ग्रह है और लाल रंग की, मंगल लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं बड़ी गाड़ी से आपकी गाड़ी की, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गई, उससे टक्कर हुई तो बहुत बड़ी मुश्किलों में आप फंस सकते हैं। तो मंगल का उपाय आपको अवश्य करना होगा। मंगलवार के दिन आप हनुमान के मंदिर में जा करके आप उनको चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। तो मंगल का जो उपाय है, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। मंगल से संबंधित जो मंत्र होते हैं, जो भी मंत्र आपको याद है, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, या नवग्रह में जो मंगल का मंत्र है, भरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभा कुमार शक्ति हस्तच मंगलम प्रणाम्यहम्। तो आप इस मंत्र का 108 बार जो है प्रतिदिन एक एक माला अगर आप करते हैं तो इससे आपको फायदा ही होने वाला है। खासकर गुरु अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देवानाचा ऋचि नाचा गुरु कांचन संविभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, या बृहस्पति के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप करिए। चंद्रमा के भी मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा अगर चंद्रमा कुंडली में ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को भी पीड़ा दे रहा है, क्योंकि जब शरीर को पीड़ा होगी तो मन को भी पीड़ा होगी। तो अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, गुस्से को कम करके रखिए, शांत होकर के रखिए। और मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाए हैं, अगर मंगल आपका ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप अपनी कुंडली भी किसी एक अच्छे दोस्ती को दिखा सकते हैं, या आप मुझसे भी परामर्श कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तब आप प्रॉपर रूप से आप जो है उन ग्रहों से संबंधित उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। अगर कोई बंटवारे की सिचुएशन बन रही है तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए अभी रुक जाएं, ये समय अनुकूल नहीं है। गुरु का जो परिवर्तन होने वाला है वो कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर को होने वाला है, और उस समय धन त्रयोदशी का दिन है। तो 5 दिन तक जो है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस समय आप लोगों को, खासकर जितने भी लोगों के लिए मैं यहाँ पे जैसे जिन लोगों का जन्म तारा पड़ रहा है, जिन लोगों के लिए केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, और मंगल के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगी अगर दीपावली में आप पटाखे इत्यादि जलाती हैं तो पटाखे जलाते वक्त आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अग्नि का भय कहीं ना कहीं आपके साथ बना हुआ है, तो कोशिश करिए, आपको अपने शरीर की रक्षा भी करनी है, पटाखे भी केयरफुली जलाने हैं, और बच्चे अगर आपके साथ है तो बच्चों की भी आपको रक्षा करनी ही होगी साथ में, क्योंकि विपत्ति कारक मंगल आपके लिए बनकर के आ रहा है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास लाल गाड़ी है और लाल गाड़ी में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप गाड़ी स्वयं ना चला करके किसी और को चलाने के लिए कहिए, या फिर कुछ समय के लिए आप ड्राइवर रख सकते हैं या किसी दूसरे के साथ आप जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इस समय कोई बड़ा एक्सीडेंट इत्यादि हुआ, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा ग्रह है और यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी, चाहे वो लॉरी हो सकती है, ट्रक हो सकता है या बस हो सकती है, तो उसके साथ अगर आपकी गाड़ी का, चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो या कार में जा रहे हो, फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट बड़ी गाड़ी के साथ हुआ तो
विपत्ति आपके ऊपर ही आने वाली है, बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके शरीर में कोई चोट लगती है तो वो चोट छोटी मोटी नहीं, बड़ी चोट ही होने वाली है, क्योंकि गुरु बड़ा ग्रह है। तो इसीलिए मैं कहूँगी, अगर कोई भाई के साथ भी कोई मनमुटाव चल रहा है तो उनको भी बढ़ाइए मत, कम करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये मनमुटाव आगे तक और जितना बड़ा होता जाएगा, कोर्ट कचहरी तक फिर सालों साल आपको जाना पड़ेगा। अगर जो भी मैंने आप लोगों को, चाहे 27 नक्षत्र और 12 राशि के अनुसार जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि जो भी मैंने आपको भविष्यवाणियाँ बताई हैं, अगर आपको 15 सितंबर से लेकर के अभी तक का समय, क्योंकि अभी जो है 18 अक्टूबर आने में 1-1.5 हफ्ते का समय है, तो ये पीरियड में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है तब भी आप कमेंट में लिख के बताइए। और अगर कुछ अशुभ हो रहा है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें अगर आपके साथ होनी शुरू हो गई हैं तो भी आप कमेंट में लिख के बताइए। इससे अन्य लोगों को फ़ायदा होगा और उनको समझ में आएगा कि जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है और जो मैं बता रही हूँ वो सच है, वैसा होने ही वाला है। बशर्ते आपको अपनी कुंडली के ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। तो जो मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। तो मंगल के नक्षत्रीय जिन लोगों के लिए गुरु का ये जो परिवर्तन है शुभ बैठ रहा है, आपके लिए 2-2.5 महीनों का अच्छा समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जिन लोगों के लिए शुभ है उन लोगों को उपाय करने के लिए अवश्य कहूँगी, आप अपनी कुंडली जरूर जांच करवाइए और फिर आप एक अच्छे उपाय कर सकते हैं। मंत्रों का जाप अवश्य करिए। जो मैंने उपाय बताए हैं वो सारे उपाय अगर आप करते हैं अपने अपने राशि और नक्षत्र के अनुसार, तो इससे आपको लाभ होने ही वाला है। और खासकर जिन भी लोगों के लिए जो भी बुरा समय है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कुंडली के ग्रहों की स्थिति को जरूर देखिए, राशि को भी ढूंढ देखिए, नक्षत्रों के हिसाब से देखिए, फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा। गुरु का ये जो परिवर्तन है, अगर आपके लिए ठीक समय नहीं है तो आप अपने आप को न्यूट्रल होकर के रखिए, शांत होकर के इस समय को निकालिए और जो काम आप कर रहे हैं चुपचाप अपने काम पे ध्यान लगाते हुए इस काम को करिए। तो ये समय जो आया है ये भी कहीं ना कहीं गुजर जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आया है तो शेयर भी करिए और जो भी अच्छी चीज़ें लगी हैं कमेंट करिए। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करिए, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे उसमें जो है बदलाव करने की कोशिश करूँगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।